उसमें मैंने अनुमति ली है थोड़ा सा चेंज करने की। मेरे को यहाँ आने से पहले बताया गया था कि यहाँ महिलाओं में बहुत अच्छा काम है और बहुत सशक्त इवॉल्व महिलाएं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। तो मैंने कहा कि यह स्वाभाविक ही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी के अंदर ऐसी महिलाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को प्रेरणा दी है। शायद देश में बहुत सारे लोग पहले से उनसे परिचित होंगे, लेकिन अभी 2 वर्ष पूर्व संघ ने एक प्रयत्न किया और घर घर में देवी अहिल्याबाई होलकर के जो विचार हैं, विचार से ज्यादा उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो जीवन रहा है, कितने संघर्षों में निकलकर और एक महिला कितना अद्भुत काम करती है, उस संदेश को लेकर हम घर घर गए। ये बात ठीक है कि संघ में मैंने भी सुना था, लेकिन वास्तव में जब ये अभियान लिया तो और बहुत अधिक जानने को मिला। तो ऐसी नगरी में हमारी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास कहने के लिए, उनके द्वारा किए गए कामों के बताने के लिए बहुत कुछ होगा। तो मैंने कहा कि पहले मैं सुनना चाहूँगा, ताकि मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, इसलिए बाकी स्थानों पर भी जाके बता सकूं कि केवल देवी अहिल्याबाई होलकर ही नहीं थी, उस परंपरा में आज भी बहुत सारी बहनें अपना जीवन जी रही हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा मेरे को बताया गया है, लेकिन आप प्रत्यक्ष स्वयं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बहनें बैठी हैं, 60 के आसपास है संख्या, मेरे को ऐसा लगता है। सबको बताने का अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी समझता है कि हाँ, जो ये काम है वो देश भर में बाकी जगह भी होना चाहिए, ये अच्छा काम है, तो ऐसे कोई भी 5-7 बहनें पहले बताएं, फिर मैं अपने हिस्से का जो मेरे को कहना है वो कहूँगा। तो ये माइक मैं दे देता हूँ। तो अपना नाम बताना है और कोई संस्था, उसमें कोई जिम्मेवारी है वो बताना है, और बहुत संक्षेप में, ताकि अधिक लोगों को बोलने का मौका मिले। हाँ, और एक निवेदन और है, आप बहुत, उसमें मैंने अनुमति ली है थोड़ा सा चेंज करने की। मेरे को यहाँ आने से पहले बताया गया था कि यहाँ महिलाओं में बहुत अच्छा काम है और बहुत सशक्त इवॉल्व महिलाएं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। तो मैंने कहा कि यह स्वाभाविक ही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी के अंदर ऐसी महिलाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को प्रेरणा दी है। शायद देश में बहुत सारे लोग पहले से उनसे परिचित होंगे, लेकिन अभी 2 वर्ष पूर्व संघ ने एक प्रयत्न किया और घर घर में देवी अहिल्याबाई होलकर के जो विचार हैं, विचार से ज्यादा उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो जीवन रहा है, कितने संघर्षों में निकलकर और एक महिला कितना अद्भुत काम करती है, उस संदेश को लेकर हम घर घर गए। ये बात ठीक है कि संघ में मैंने भी सुना था, लेकिन वास्तव में जब ये अभियान लिया तो और बहुत अधिक जानने को मिला। तो ऐसी नगरी में हमारी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास कहने के लिए, उनके द्वारा किए गए कामों के बताने के लिए बहुत कुछ होगा। तो मैंने कहा कि पहले मैं सुनना चाहूँगा, ताकि मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, इसलिए बाकी स्थानों पर भी जाके बता सकूं कि केवल देवी अहिल्याबाई होलकर ही नहीं थी, उस परंपरा में आज भी बहुत सारी बहनें अपना जीवन जी रही हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा मेरे को बताया गया है, लेकिन आप प्रत्यक्ष स्वयं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बहनें बैठी हैं, 60 के आसपास है संख्या, मेरे को ऐसा लगता है। सबको बताने का अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी समझता है कि हाँ, जो ये काम है वो देश भर में बाकी जगह भी होना चाहिए, ये अच्छा काम है, तो ऐसे कोई भी 5-7 बहनें पहले बताएं, फिर मैं अपने हिस्से का जो मेरे को कहना है वो कहूँगा। तो ये माइक मैं दे देता हूँ। तो अपना नाम बताना है और कोई संस्था, उसमें कोई जिम्मेवारी है वो बताना है, और बहुत संक्षेप में, ताकि अधिक लोगों को बोलने का मौका मिले। हाँ, और एक निवेदन और है, आप बहुत, राइट इज राइट, जो ताकतवर है उसी की चलेगी, इसलिए उन्होंने कोई उस पे नियम कानून मानने से मना कर दिया। पहले हमारे यहाँ जो युद्ध होते थे वो दिन के समय होते थे, शाम के समय कोई युद्ध नहीं होता था। सूर्योदय के साथ शुरू होता था, सूर्यास्त पे खत्म हो जाता था, और उसमें किसानों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर कोई आक्रमण नहीं करता था। खेतों को
कोई आक्रमण नहीं करता था, कोई जलाता नहीं था। और युद्ध खत्म होने के बाद में एक दूसरी सेना के लोगों को जाके पानी पिलाया करते थे। तो किसी ने लिखा है, पुर्तगाली जब यहां पर है, उन्होंने कहा कि ये युद्ध थोड़ा, ये तो मैच खेल रहे हैं, ये तो स्पोर्ट्स हो रहा है। लेकिन हमारे यहां ऐसा था। लेकिन जब ये इस्लाम आया तो सब नियम कायदे कानून टूट गए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम भी राजा दाहिर की लड़कियों को लेकर चला गया। ये बात ठीक है, राजा दाहिर की लड़कियां बुद्धिमान थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को ही जाके वहां मरवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये हुआ, महिलाओं को अपमान करना, महिलाओं को लेके जाना, महिलाओं को उठा के लेके जाना और दुनिया भर के बाजारों में हमारी बहनों को नीलाम करना, ये इस्लाम के आक्रमण के बाद में शुरू हुआ। इसलिए जो वेदों के अंदर ऋचाएं लिखती थी, जिनको सर्वाधिकार थे, और ये हमेशा रहे हैं, इस्लाम के आने से पहले हमेशा रहे हैं, वो हमको उनकी सुरक्षा के लिए बंद करने पड़ गए। जो कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इस कारण हुआ, लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहनों को घर के अंदर सुरक्षित बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलना है। ये जो बाल विवाह शुरू हुए, अब कल अक्षय तृतीया है, आपको मालूम है, अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के अंदर बाल विवाह होते थे, ऐसा आपने सुना होगा। आप में से राजस्थान वाले हैं कुछ, है क्या? है, आपको मालूम है। अब बंद हो गए हैं, अभी भी होते हैं, कानूनन प्रतिबंध है। 2-3-4% है, जितना पहले होता था उसका। तो ये बुराइयां हैं, धीरे धीरे जाती हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। ज्यादा जूता मारने की जरूरत नहीं है उन बुराइयों को, उनको जाने दीजिए, वो चली जाएंगी। ये बाल विवाह उस काल में शुरू हुए। हमारे यहाँ यज्ञ पूजन हवन कब होता है? रात के अंधेरे में होता है क्या? किसके घर में रात के अंधेरे में होता है? वो कहीं वो जो अघोरी या ऐसी कुछ परंपरा है उसकी बात छोड़ दीजिए। रात के टाइम भूतों प्रेतों का आह्वान करते। सामान्यतः हवन सुबह होते हैं ना। जब विवाह के अंदर हवन है तो रात को कैसे विवाह शुरू हो गए? अब खुद सोचिए। महिलाओं की शिक्षा बंद, बाल विवाह शुरू, रात्रि के विवाह शुरू, दिन के विवाह बंद। अब हमने आदत डाल ली है, शाम के टाइम सब फ्री हो जाते हैं, उस समय नाच गाना अच्छा होगा तो रात के टाइम शादियां कर, डीजे भी अच्छा बजता है, लाइट भी अच्छी है। ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, सुबह के टाइम ही शादियां होती थी। लेकिन ये उस काल की एक परिस्थिति थी, उसके कारण से ये बुराइयां आई। कुछ बुराइयां चली गई हैं, कुछ बुराइयां जानी हैं। तो ऐसी बुराइयों के कारण से वो नैरेटिव अपने खिलाफ मत कर दीजिए। जिन्होंने किया वो हमको बता रहे हैं तुम्हारे यहां पर है, तुम्हारे यहां पर महिलाएं सती होती हैं। कितनी महिलाएं सती होगी पिछले 20 साल के अंदर? बताइए मेरे को। पिछले 50 साल में कितनी सती होगी? वो एक काल था जब पद्मिनी ने जोहर किया था 30,000 अपने साथ में, अपने साथियों को लेकर और अपने अनुयायियों को लेकर, अपने एम्प्लॉइज को लेकर। क्यों किया था? नहीं तो फिर क्या होता? अलाउद्दीन खिलजी उसको उठा के ले जाता। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 3 जोहर हुए हैं चित्तौड़ के किले के अंदर ही। तो ये सब जो हुआ है वो एक विशेष काल परिस्थिति के कारण हुआ है। अब वो काल परिस्थिति नहीं है। देश में इस समय कोई खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल या इन सब का राज नहीं है। कोई नादिर शाह का आक्रमण नहीं है, कोई तैमूर लंग नहीं आ रहा है। इन्होंने जो किया वो हम आज भी नैरेटिव में भुगत रहे हैं। ये सब हमारे ही खिलाफ पढ़ाया जा रहा है क्योंकि तुमने किया था। इसलिए हम समझें कि नारी यहां पर हमेशा से सम्मान के स्थान पर थी। नवरात्र में उसके पांव धोने वाला समाज अगर ऐसा, और दूसरा कुछ बुराइयां और आ रही हैं, जैसे हमने पहले टीसीएस की चर्चा, वो भी एक बुराई है, उससे भी हमको लड़ना होगा। इस्लाम दूसरे रूप में हमारे घर के अंदर बैकडोर से एंट्री कर रहा है। लेकिन कई और बुराइयां भी हैं, उसमें भी ये सोशल मीडिया, ये कंज्यूमरिज्म, ये हमारा दर्शन नहीं था, ये वेस्ट की सोच है। जिन्होंने बताया मनुष्य नहीं है महिला, जिन्होंने बताया टेढ़ी पसली से पैदा होती है, उन्होंने ही ऑब्जेक्टिफाई किया है। महिलाओं को एक वस्तु बनाना, महिलाओं को विज्ञापन के लिए तैयार करना, ये वेस्ट की सोच रही है। ये हमारी सोच नहीं थी कभी भी। आज अगर हम अपने दर्शन, अपनी परंपरा, अपनी जीवन दृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो एक ब्रह्म स्वरूपणी मां को, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम स्त्री को मां के रूप में ही देखते हैं। हम अपनी ब्रह्म स्वरूपणी मां को इस तरह प्रदर्शन में कैसे लगा सकते हैं? तो हम सोचें, अपने दर्शन के बारे में विचार करें, अपनी परंपरा के बारे में विचार करें। निश्चित रूप से जैसा भारत कुछ वर्ष पहले तक था,
हमारी हजारों हजार वर्ष की परंपराएं हैं। बीच का कुछ कालखंड खराब आया है। अगर विश्व को ठीक मार्ग पर लेके जाना है तो इस दर्शन के बारे में विचार करना पड़ेगा। केवल महिला ही नहीं, जीवन की सब दृष्टि के बारे में हम भारतीय चिंतन के बारे में विचार करेंगे तो ना केवल भारत श्रेष्ठ बनेगा, बल्कि वो विश्व गुरु जिसकी हम सब चर्चा करते हैं, विश्व गुरु यानी ठीक है वो विश्व गुरु बोले, मैं बोलता हूं विश्व बंधु की बात करें, पूरी दुनिया को एक ठीक मार्ग पर ले जाने का रास्ता ये भारत ही दिखा सकता है। और उसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनके अंदर जैसा मैंने कहा वो शक्ति भी ज्यादा है, सामर्थ्य भी ज्यादा है, वो धारणी है क्योंकि वो धारण करती है, वो जननी है, वो जन्म देती है, वो सबकी रक्षा करने वाली है। ऐसी सब अपनी बहनों को पुनः प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो वो संक्षेप में कहें वो तो है ही, और दूसरा काउंटर क्वेश्चन ना करें, मतलब हो सकता है मेरे उत्तर से आपको पूरी सेटिस्फैक्शन ना हो, तो भी काउंटर क्वेश्चन हम बाहर जब चाय पियेंगे उस समय कर लेंगे, ताकि ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले। और तीसरी बात, मैं कोई आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बोलूँगा, जो संघ का स्टैंड है उसके बारे में बात करूँगा। हो सकता है वो गलत भी हो आपके नज़र में, हो सकता है कि आप उससे सेटिस्फाई ना भी हो, लेकिन संघ का जो विचार है या जो हमारा भारतीय दर्शन है, मैं कोशिश करूँगा उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर दूं। हाँ, आवश्यक नहीं है पूछना, पूछ भी सकते हैं। मुझे दो बातों का बहुत ज्यादा दिल से फील होता है जो आज के एजुकेशन सिस्टम में कम हो गई है। मॉरल साइंस हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे, वो आज के सिलेबस में बच्चों को किसी भी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हाँ, वो एजुकेशन के तौर पे नहीं आते। दो बातें में, एक होगी एजुकेशन, हाँ जी, दूसरी एजुकेशन एक और तरह की, सेकंड जो है वेद। ठीक, माइक नहीं, माइक इसलिए नहीं ले रहा, दोबारा ना बोलो आप। तो इसका एक सीधा उत्तर तो ये है कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है, एनईपी, उसके ऊपर बहुत वर्षों से काम चल रहा है। एनईपी 2020 सरकार ने अनाउंस की थी, उसके बाद में लगातार काम चला है। बीच में कोविड के कारण से कुछ मीटिंग्स या कुछ जो आपस में कंसल्टेशंस होनी थी वो थोड़ी स्लो हो गई, इसके कारण से थोड़ा स्पीड कम हुई है। लेकिन यूनिवर्सिटी स्टेट सिस्टम के अंदर एनईपी इम्प्लीमेंट होना शुरू, यानी वो चला गया है, वहाँ वो लागू हो गया है। कुछ तो स्ट्रक्चरल बातें हैं वो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ना हो, इंटीग्रेशन हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, और डिग्री सिस्टम को भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। आप 1 साल में निकलते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में निकलते हैं डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में निकलेंगे डिग्री, और उसके बाद में 4 ईयर डिग्री कोर्स भी है, उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कुछ मैंने बताया, जिसमें फिजिक्स का ये जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह ये अलग अलग किया गया है। लेकिन कुछ बातें जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है वो कुछ हमारे महापुरुषों के बारे में कम चर्चा थी, उसमें इतिहास वाला बहुत गलत था। हमारी केवल पराजय की कहानियां ही पढ़ाई गई थी। हमको बताया गया पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे दिल्ली के, हमें तो दिल्ली का प्रांत कार्यवाह था। मैं सोचता था कोई आखिरी था तो पहला भी तो होगा, उससे पहला कोई होगा, उससे पहला कोई होगा, बताया ही नहीं हमको। सिर्फ हम जब हारे, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया महमूद गजनवी ने, ये हमको पढ़ा दिया। उसका भतीजा सलार मसूद 8 साल के अंदर बहिराज के अंदर राजा सुहेल देव ने मार दिया 1 लाख की सेना, ये पढ़ाया नहीं गया हमको छोटे छोटे वो जो खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी, ऐसे छोटे छोटे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल रहा, 1500 साल तक चोल, चेरा, पंड्या, और 600 साल तक अहोम, वाडेयार 600 साल तक, विजयनगर साम्राज्य 300 साल तक, ये पढ़ाया ही नहीं गया। ये सब उसमें आने वाला है, ठीक है जी, एनईपी के अंदर। लेकिन आगे की बात, लेकिन सब बातें जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं,
वो स्कूल सिलेबस में आ जाएंगी, ये शायद संभव नहीं होगा। तो आपने रामायण की कहानियां सुनी है? सुनी है? आपने महाभारत के किस्से सुने हैं? सुने हैं। आपने भगवत गीता के श्लोक सुने हैं? सुने हैं। किस स्कूल में पढ़ाए गए? हमारे घर में पढ़ाए गए। मेरे घर वाले, मेरे परिवार के लोग, जब मैं छोटा था ये सब मेरे को बताते थे। आज जब मेरे बच्चे हैं तो हम सरकार के ऊपर आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? मेरी जिम्मेवारी है, बच्चे हम पैदा करें, संस्कार देने का काम सरकार करे, या आउटसोर्सिंग संस्कारों में नहीं चल सकती है। ये हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने बच्चों को संस्कार दूं। कैसे देना है वो मैं बाद में बताऊंगा। वो नेहा दीदी ने कहा लास्ट में बताना है, वो बताऊंगा। मतलब मेरा एक सुझाव है कैसे देना है। देने के 1000 तरीके हैं, एक तरीका जो आरएसएस ने आजकल सबको बताना शुरू किया वो बताऊंगा। सॉरी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। कल मेरी डॉक्टर शालिनी पांड्या से मुलाकात हुई थी, जिनको नेहा जी ने मुझसे इंट्रोड्यूस करा था, जो संघ के साथ भी काम करती है, एंड शी इज वर्किंग अ लॉट इन वैदिक मैथमेटिक्स। और उनका एक बूट कैंप लगने वाला है 20th से, ऑनलाइन ही है। तो इफ एनीबडी वुड वांट टू जॉइन, मेक देयर चिल्ड्रन जॉइन, क्योंकि वैदिक मैथ्स अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान ही है। और उनसे बातचीत करके मुझे ये समझ आया, सो इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन प्लीज लेट मी नो। बहुत अच्छा है। तो हमने दुनिया को गणित दिया, तो आर्यभट्ट ने शून्य जो हमको का आविष्कार किया, वो वेस्ट एशिया के थ्रू यूरोप में गया, तो उसको अरेबिक नंबर बोलना शुरू कर दिया। कम से कम आप अरेबिक नंबर मत बोलिए, हम ही बोलने लग जाते हैं। हम ही डिनायल मोड में हैं, हम ही अपने आप को सच नहीं मान रहे हैं। हम ही बोल रहे हैं हम कुछ नहीं थे, हम मूढ़ बुद्धि थे, हम मूर्ख थे, सब ज्ञान बाहर से आया है। तो दुनिया क्या करेगी? मैं पहले खुद को तो पहचानूं। तो आप जानिए, अरेबिक नंबर बोलना आज से बंद कर दीजिए। ये जो 1 2 3 आप लिखते हैं, ये अरेबिक नहीं है, भारतीय ही है। आज से आप ऐसा लिखें या एक ऐसा लिखें, दोनों भारतीय हैं। ठीक है जी। वो वैदिक मैथमेटिक्स भी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, फास्टर कैलकुलेशन, फास्टर लर्निंग के लिए बहुत उपयोगी है। नमस्ते, मैं अनुपमा हूँ। अभी आज जितना भी डिस्कशन हुआ ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आज जो बैठक हुई, और इस तरीके की कई बैठकें होती है, पर क्या इस तरीके की बैठकें पुरुषों के साथ होती है? क्योंकि आई थिंक हम सब तो ऑलरेडी, हमें पता है हमारे राइट्स के, और शायद कहीं हमारा right है। पर अल्टीमेटली जो हम नरेटिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम यही है कि हम यहाँ जो सीख के जाते हैं, शायद हम घर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे ये चीज ऑपोजिशन पे आती है कि मतलब समझाइश की जरूरत पुरुषों को ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, एज कंपेयर टू। तो आई थिंक अगर ऐसे इनिशिएटिव्स पुरुषों के साथ ज्यादा किए जाए तो शायद हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी बदलाव। ठीक है, तो भाई साहब बैठे हैं, हमारे विभाग के मालिक हैं, संघ चालक हैं। संघ चालक यानी जो संघ चलाता है। डॉक्टर मोड़ यहाँ बैठे हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगली बारी राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर पुरुषों के इधर चर्चा। लेकिन मैं इससे आगे की एक बात और कहता हूँ। वो अक्सर ये चर्चा पिछले कुछ वर्षों में निर्भया के बाद में ज़्यादा होनी शुरू हुई है। वो ये है कि हम बेटी को तो कहते हैं कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किससे मिलेगी, कब लौटेगी, कैसे कपड़े पहने हैं। क्या मैंने अपने बेटे को भी बताया है या उससे पूछा है मैंने कहाँ जा रहा है, कब आएगा, किसके साथ जा रहा है, क्या करेगा बाहर जाकर? तो ये आप लोग करते हैं, ये अपने मित्रों को भी बताइए। बेटियों से पहले बेटों को संस्कारित करिए, उनकी दृष्टि ठीक होगी तो बहनें सुरक्षित रहेंगी। तो आपने जो कहा उसमें एक चीज और ऐड की है मैंने। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगी। हाँ जरूर करिए। माइक इधर दीजिए। मैं सपना जोशी। जो स्टार्टिंग में आपने कहा अष्टभुजा वाली जो बात कही, तो मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि हमेशा महिलाओं को ही क्यों 8 भुजाओं के साथ रहना है।
अगर परिवार में ये बुझाएं 4-4 हो जाएं, पति पत्नी दोनों आपस में काम बांट लें, तो शायद ज्यादा अच्छे से ये है पॉइंट। ऐसा है कि कुछ कुछ तो हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन उसमें कसूर आपका भी है। क्या है? आप घर में जाए कहते हो, आप गर्व के साथ बताते हो, अरे इनको तो चाय भी नहीं बनानी आती है, ये तो एक बार भी, ये कौन सी बात है? मैं आपको बताता हूं ट्रेडिशनल सोसाइटीज, अब पता नहीं माइक से बोलने में आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन राजस्थान से कौन कौन है? हाँ, आप अब थोड़ी थोड़ी बात होनी शुरू हो गई पैडमैन के बाद में, है ना? 4 दिन घर के सब लोगों को पता है, राजस्थान बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी है, 4 दिन घर में सबको मालूम है कि इस दिन मां किचन में नहीं जाएगी, इस दिन मां कपड़े नहीं धोएगी, इन दिनों में मां सिलाई का काम नहीं करेगी। ये घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पता है। तो हम नहीं 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 इन बारे में बात नहीं करना। अरे बात करो और बताओ उसको, पुरुष को, इन 4 दिन में खाना आपने बनाना है। क्यों नहीं बनाएगा? वो नहीं बनाएगा तो स्विगी से मंगाएगा। आप क्यों बनाते जबरदस्ती खड़े होकर? ईश्वर ने अब ऐसा एक प्रकृति का क्रम बनाया है, उसमें आपको अवकाश की जरूरत है, आराम की जरूरत है। ठीक है, आजकल वो चला है, एक दिल्ली में तो डिबेट चली है कि एक दिन, कम से कम एक दिन लीव मिलनी चाहिए। भी आवाज उठी है, अभी मैंड वो हुआ नहीं है। तो राजस्थान, वो एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश का नहीं पता, यहां भी है ऐसा नहीं है? तो लागू कराओ ना घर में, 4 भुजाएं उनकी अपने आप आ जाएंगी। 4 भुजा वाला, कराओ कराओ, आपको ही कराना है, हम नहीं करा सकते। अपने घरों में तो ठीक है, और अपने बेटे से शुरू कराओ, वो तो बन गया जिसका बेटा था। वो कई महिलाएं कहती हैं मेरे बेटे को मैं सुधारूंगी, अपनी सास को कहती हैं अपने बेटे को जरा आप सुधार लो। दोनों के बेटों को सुधारने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तो अपने बेटों को सुधार लो, बता दो उनको। चलिए, मैं एक सवाल पूछूंगी। अच्छा, तो जैसे यहाँ काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई, लेकिन क्योंकि एक बार पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे, तो ये अभी जो चर्चा चल रही है उससे थोड़ी अलग है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे स्किलिंग के काम में जुड़ी हुई है, जो महिलाओं को स्किलिंग दे रही है। हम भी करवाते हैं, ऑफ कोर्स जरूरत है स्किलिंग महिलाओं को, लेकिन आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही थी, तो वो मैं क्योंकि इस मंच पे लाना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो पुरुष है और जो आज हमारे घर में जो काम करते हैं, तो वैसे वो कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह का जो भी रिपेयर का काम होता है, तो द मेन आर यूजुअली देयर इन दीस काइंड ऑफ फील्ड्स। तो ये जब पुरुष हमारे घर में आते हैं काम करने के लिए, और आजकल जैसे कि TCS का अभी आया, उससे पहले उत्तम नगर का एक आया, अमरावती का भी एक केस आप लोगों ने अगर सुना होगा। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिहाद व्हिच इज गोइंग ऑन, which very clearly a particular community of men are doing against women. So इसमें जो मतलब किस तरह से एक महिला क्या कर सकती है, स्पेशली क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं स्किलिंग के काम से जुड़ी हुई हैं, और जितने आजकल हम देखते हैं जो रोजगार मतलब जो आते हैं